गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 स्थानीय स्वशासन। देखिए, स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्व शासन यानी स्वयं शासन करना, और स्थानीय का मतलब क्षेत्र विशेष, जगह विशेष, जैसे ग्राम पंचायत है या आपका नगर पालिका है। तो अर्थ अगर हम देखें तो स्थानीय का मतलब हो गया क्षेत्र विशेष, और स्व शासन का मतलब स्वयं शासन करना। तो क्षेत्र विशेष के निवासियों द्वारा स्वयं शासन करना या स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करना, ये स्थानीय स्वशासन कहलाता है। प्रकार, भारत में स्थानीय स्वशासन दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, और दूसरा होता है नगरीय। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, संक्षेप में हम इसे पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की भी तीन संस्थाएं होती है। सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, इसके पदाधिकारी कहलाते हैं सरपंच और उप सरपंच। मध्यम या खंड स्तर पर होती है पंचायत समिति। इसके पदाधिकारी कहलाते हैं प्रधान और उप प्रधान। और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो उच्चतर संस्था होती है, जिला स्तर पर जो संस्था होती है, वो होती है जिला परिषद। इसके पदाधिकारी कहलाते हैं जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं तीन: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसी तरह नगरीय स्थानीय स्वशासन की भी त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाई गई है, जिसके तहत सबसे निम्न स्तर पर नगरीय जो संस्था होती है वो होती है नगर पालिका। जिसके पदाधिकारी कहलाते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। मध्यम स्तर पर जो संस्था होती है नगरीय होती है नगर परिषद। इसके पदाधिकारी कहलाते हैं सभापति, उप सभापति। और उच्चतर संस्था नगरीय संस्था होती है नगर निगम। इसके पदाधिकारी कहलाते हैं महापौर और उप महापौर, यानी मेयर और डिप्टी मेयर। पुनः आप एक बार देख लें, स्थानीय स्वशासन क्षेत्र विशेष के निवासियों द्वारा स्वयं शासन करना या स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करना, ये स्थानीय स्वशासन कहलाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन दो प्रकार का होता है: ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की तीन संस्थाएं होती है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
इसी तरह नगरीय स्थानीय स्वशासन की भी 3 संस्थाएं होती है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। अब इस पाठ से आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक तो स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता या महत्व। क्यों स्थानीय स्वशासन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाले देशों के लिए महत्वपूर्ण है? क्यों इसे लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है? पहली वजह, एक तो स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र के अनुकूल होता है। अगर हम आवश्यकता है महत्व की बात करें, लोग स्थानीय स्वशासन की क्या आवश्यकता या महत्व, 4-5 बातें आपको लिखनी है। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र के अनुकूल होता है। लोकतंत्र का क्या आशय है? लोकतंत्र का अर्थ है कि शासन में जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी है। और स्थानीय स्वशासन की इन संस्थाओं के माध्यम से ज्यादा लोगों को शासन में भागीदारी प्राप्त होती है। 1 मिनट के लिए आप ये संस्थाएं हटा दीजिए आप, तो केंद्रीय और राज्य स्तर पर कितने लोगों को शासन में भागीदारी मिलती है? संसद के सदस्य, लोकसभा की 545, राज्यसभा की 245, और सभी राज्यों की अगर विधानसभाओं के सदस्य को शामिल करें तो 4200 के लगभग 4200 के आसपास जो है विधानसभा सदस्य हैं। तो यानी पूरे देश में लगभग 5000 लोगों को इस शासन में भागीदारी प्राप्त होगी। केंद्रीय और राज्य स्तर पर देखें तो 135 करोड़ में से सिर्फ 5000 लोगों को, जबकि लोकतंत्र का मतलब है शासन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी जनता की। तो केंद्रीय और राज्य स्तर पर तो जनता को ज्यादा भागीदारी प्राप्त हो ही नहीं रही। ऐसे में इन संस्थाओं के माध्यम से लाखों लोगों को, देश के सामान्य नागरिकों को, सामान्य जनता को शासन में भागीदारी के अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र के अनुकूल होता है। दूसरी बात, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से या स्थानीय स्वशासन की इन संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर की जो समस्याएं होती है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सफाई है, सड़क है, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ज्यादा अच्छे ढंग से होता है। केंद्र सरकार को क्या पता है कि किस राज्य के किस गांव में कौन सी समस्या है, कहां पर पानी नहीं आ रहा है, कहां सड़क नहीं है, कहां सफाई नहीं है। लेकिन स्थानीय स्तर की संस्थाएं, ग्राम पंचायत को पता है कि किस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, कहां पर सफाई नहीं हुई, कहां पर सड़क नहीं बनी। तो केंद्र सरकार की बजाय उस गांव का सरपंच और उप सरपंच या पंच वहां के वो समस्या का बेहतर समाधान कर सकते हैं। तो स्थानीय समस्याओं के कुशल प्रबंधन, स्थानीय समस्याओं के कुशल समाधान हेतु स्थानीय स्वशासन आवश्यक होता है। तीसरा जो महत्व है, स्थानीय स्वशासन की वजह से केंद्र सरकार के कार्यभार में कमी आती है, जिससे उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। केंद्र सरकार को अब स्थानीय विषयों पर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, बाग बगीचे, सड़क, इस तरह की जो समस्याएं, इस तरह की जो कार्य हैं वो स्थानीय संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में कर लेती हैं। तो इससे केंद्र सरकार का काम हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। उसके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को समय ज्यादा मिल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विषयों पर केंद्र सरकार ज्यादा ध्यान दे सकती है, जिससे उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। चौथा, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से नागरिकों को, अधिकांश नागरिकों को, ज्यादातर नागरिकों को शासन में भागीदारी के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे ये लोग राजनीतिक रूप से जागरूक बनते हैं, राजनीतिक विषयों के प्रति इनकी समझ बढ़ती है, शासन में इनकी भागीदारी बढ़ती है, और ये लोकतंत्र के लिए एक बेहतर लक्षण होता है, लोकतंत्र के लिए बेहतरीन होता है ये। इसके अलावा स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से नागरिक, अपने अपने क्षेत्र के नागरिक मिलकर स्थानीय समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे नागरिकों में प्रेम, दया, सहयोग, करुणा, मानवता और देश प्रेम जैसे गुणों का विकास होता है। ये स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और महत्व।
अब आपके यहाँ पर जो टॉपिक है वो है एक तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक, एक 74वां संविधान संशोधन विधेयक। दोनों संविधान संशोधन विधेयक की जो विशेषताएं लगभग मिलती जुलती हैं, लेकिन एक मोटा मोटा जो अर्थ है वो आप ध्यान में रखें कि 73वें संविधान संशोधन का संबंध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायत राज की संस्थाओं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से, यानी 73वां जो संविधान है संशोधन है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध यहां है इनसे, और 74वें का है आप पूरा लिखेंगे 74वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगरीय स्थानीय स्वशासन से। अब आपको विशेषताएं आपको 73वें संविधान संशोधन के अच्छे ढंग से याद करनी है। लगभग वही विशेषताएं आपको 74वें में लिखनी है, बस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जगह यहां पर 74वें में आपको नगरीय स्थानीय स्वशासन शब्द का प्रयोग करना है, और कुछ एक दो चेंजेस और 73वें की अधिकांश 74वें में आ जाएंगी। हम 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। देखिए, पंचायत राज संस्थाओं अर्थात ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को और अधिक सशक्त, ताकतवर और अधिकार संपन्न बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा 1993 में 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। 73वें संविधान, देखिए आपको समझते हुए याद करना है। आप पढ़ रहे हैं 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं, आपका पहला पॉइंट था पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। इन दोनों को मिलाकर आप लिखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसके लिए संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, जिसमें इन पंचायत राज संस्थाओं के संगठन, कार्यों, शक्तियों आदि का उल्लेख किया गया। यही पॉइंट अगर आप यहां पर करते हैं 74वें में, इसी पॉइंट, तो आपका शब्द हो जाएगा पंचायती राज की जगह नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, और 11वीं अनुसूची की जगह 12वीं अनुसूची हो जाएगी, और इन नामों के बजाय ये नाम आएंगे बस। दूसरी विशेषता, ग्राम सभा का गठन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर गठित ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क नागरिक अर्थात मतदाता शामिल होते हैं। ग्राम सभा की साल में 4 बैठकें होती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर। इनके 15 दिन पहले या 15 दिन बाद इन तारीखों के ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम पंचायती कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जाती है। तीसरा, कार्यकाल। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया है। अगर 5 वर्ष से पहले कोई संस्था भंग होती है तो 6 माह में दोबारा चुनाव अनिवार्य होते हैं। हाँ, अगर 1 साल पहले कार्यकाल खत्म होने से पहले 1 साल पूर्व अगर इनमें से कोई संस्था भंग होती है तो फिर नियत समय पर ही चुनाव होंगे, उसी समय पर चुनाव होंगे जिस समय पर होने होते। चौथा पॉइंट है आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में, पंचायत राज संस्थाएं कौन सी हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इनमें आरक्षण के नए प्रावधानों को शामिल किया गया। भाई, अनुसूचित जाति और जनजाति को तो जब संविधान लागू हुआ तो आरक्षण मिल गया था, तो उनको जो नियमानुसार आरक्षण है वो तो यहाँ देर होता ही होता है। नई बात यह है कि इन संस्थाओं में पहली बार
27% स्थान ओबीसी के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, और महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33%। इसको 1/3 भी कह सकते हैं, 1/3 स्थान आरक्षित किए गए। आरक्षण रोटेशन पर आधारित होता है। 5वीं विशेषता है त्रिस्तरीय व्यवस्था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है, 1, 2 और 3। त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है जिसके तहत सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत का, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति का और उच्च स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। 6ठी विशेषता 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। इस आयोग की देखरेख में ही पंचायत राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। 7वीं विशेषता है राज्य वित्त आयोग का गठन। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। यह वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्य सरकार को करों के वितरण के बारे में सुझाव देता है। एक प्रावधान है, एक विशेषता है करारोपण का प्रावधान। 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य विधानमंडल इन पंचायत राज संस्थाओं को अपने अपने क्षेत्र में कोई भी नया कर लगाने का, उसे एकत्र करने का और उसे खर्च करने का अधिकार दे सकते हैं। यानी ये संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में कोई भी नया कर लगा सकती हैं, उसे इकट्ठा कर सकती हैं और विकास कार्यों पर खर्च भी कर सकती हैं, लेकिन किसकी स्वीकृति से? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से। फिर पंचायतों की शक्तियां और कार्य। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, परिवार नियोजन, गरीब व कमजोर वर्गों के कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण, सामाजिक विकास से संबंधित, सामाजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यों का 29 कार्यों का यहाँ पर उल्लेख किया गया। ये जो आपने 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं पढ़ी हैं, इसमें से अधिकांश, जैसे पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आप नहीं लिखेंगे, ग्राम सभा गठन, ग्राम सभा का गठन यहाँ आता है, वो नगरीय संस्थाओं में नहीं आएगा। आरक्षण वाला, कार्यकाल वाला, त्रिस्तरीय व्यवस्था, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, जिस तरह वो पॉइंट सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने बताया चेंज आपको क्या करना है 74वें में, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बजाय आपको जो शब्द का प्रयोग करना है वो नगरीय स्थानीय स्वशासन। ठीक है, धन्यवाद।